नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम नाभिकीय भट्ठी अथवा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परमाणु रूप स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। किंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाई नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित है। जैसे कि 2009 में विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 13 से 14% भाग नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में तारापुर महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, जहां नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। इस पर टिप्पणी लिखिए। और संतुलित आहार किसे कहते हैं, हमें संतुलित आहार क्यों लेने चाहिए, तो इस हम लोग जान लेते हैं इसको कि संतुलित आहार हमें क्यों लेना चाहिए। तो संतुलित आहार का अर्थ है उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है, जैसे कि ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा सुरक्षा के लिए। अतः हम लोग इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ति करता है, वही संतुलित आहार कहलाता है। जो व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद भी आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में ना हो, निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव हो, तो वह आहार संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। इस प्रकार वह आहार शरीर को क्रियाशील रखने में सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकावट का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का शरीर हष्ट-पुष्ट नहीं रहेगा, वृद्धि की गति कम हो जाएगी और शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका क्या है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो कोशिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, सांस लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों को त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक प्रकार कार्य करती हैं। जैसे कि एक भवन निर्माण में ईंट या ईंटों के आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलेजन नामक तत्व से जुड़ी रहती हैं। क्या कौन सी तत्व होता है? कोलेजन। यदि ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। अब हम लोग देख लेते हैं पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। एक है, देख लीजिए, जंतु कोशिका में जीव द्रव्य पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है, बल्कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होते हैं।
और तारकाएं उपस्थित होते हैं। रिक्तिका छोटी होती है और आकार वृत्ताकार होता है इनका। और पादप कोशिका में लवक पाया जाता है, तारकाएं अनुपस्थित होता है और रिक्तिका बड़ी होती है, आकार आयताकार होता है इसमें। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मानव सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के बाद शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपचित तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि गैस, तरल पदार्थ तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जन होना आवश्यक है और इसमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांस द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर पानी में घुलकर स्थानांतरित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों की सतह से होता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ये बनाने के लिए आता है। इसके बाद ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपचित भाग जैसे कि सब्जी के रेशे होते हैं। स्मरण करें कि मुंह में भोजन का पाचन आरंभ होता है तथा अमाशय में समाप्त हो जाता है। पचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपचित पदार्थ बड़ी आंत में आ जाते हैं और गुदा के रास्ते शरीर से निष्कासित हो जाता है। दिलचस्प की बात यह है कि मुंह से लेकर के गुदा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के उत्सर्जन के लिए एक जटिल क्रिया विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही पाए जाते हैं। इसीलिए इसके छानने तथा अलग करने में विशेष विधि होती है। इस विधि से उपयोगी पदार्थ शरीर में रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित हो जाते हैं। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न होती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क काम करना बंद कर दे तो दूसरा वृक्क अकेले ही पूरा कार्य कर सकता है। दोस्तों इसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।